यह फिल्म एक निर्दयी आदमी के साथ शुरू होती है जो एक टेबल पर बैठा है। वह अपने सामने 3 शॉट गिलास रखता है। एक गिलास खाली रहता है, दूसरे में एक गोली होती है और तीसरे में 2 गोलियां होती हैं। वह उन सैनिकों के नाम लेना शुरू करता है जिनके साथ उसने लड़ाई लड़ी थी। आखिरी नाम लेने पर वह तीसरे गिलास पर रुकता है जिसमें 2 गोलियां होती हैं। बिना किसी झिझक के वह उस गिलास की शराब पी जाता है और फिर दोनों गोलियां अपनी रिवॉल्वर में लोड करता है। अब रूसी रूले में उसके पास 1/3 मौका है। वह ट्रिगर दबाता है, बस एक क्लिक, कोई गोली नहीं। यह उसकी किस्मत थी या सजा, वह नहीं जानता। बाद में चैपमैन शराब की दुकान जाता है और शराब खरीद रहा होता है। तभी 2 हथियारबंद लुटेरे अंदर घुसते हैं, लेकिन वह जरा भी नहीं घबराता। वह आराम से उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि पेट पर निशाना मत लगाना, यह धीमी और दर्दनाक मौत देती है। फिर वह एक बंदूक की नली पकड़ लेता है और उन्हें छाती या सिर पर निशाना लगाने की चुनौती देता है। ये पागलपन है? नहीं है पागल मरीज, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बंदूकधारी हिचकिचाता है और बस यही मौका चैपमैन को चाहिए। एक पल में वह एक लुटेरे को गिरा देता है, फिर दूसरे को, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं उसका दिमाग अब दुकान में नहीं होता। युद्ध की यादें अचानक वापस आ जाती हैं, उसके दिलो दिमाग को भारी कर देती हैं। उस रात सोना नामुमकिन होता है। पुराने भयानक दृश्य बिजली की तरह दिमाग में कौंधते हैं। वह खुद को कड़ी ट्रेनिंग में झोंक देता है, पर यह काफी नहीं होता। उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और गुस्से में वह दीवार पर घूंसे मारता है जब तक कि उसके हाथ छिल न जाएं। सुबह होती है, लेकिन चैपमैन खुद को संभालने की हालत में नहीं होता। हैंगओवर से बेहाल मुश्किल से होश में आता है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। वह झटके से उठता है। दरवाजे पर उसकी बहन सिंडी खड़ी होती है, वही बहन जिसे वह एयरपोर्ट से लेने जाना पूरी तरह भूल गया था। सिंडी को उसे इस हाल में देखकर कोई हैरानी नहीं होती। वह बताती है कि वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए शहर में है, एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए। फिर वह वापस ब्राजील चली जाएगी। सिंडी खतरनाक इलाकों में चैरिटी का काम कर रही थी। कुछ बदलाव लाने की कोशिश में चैपमैन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उससे बहस करना बेकार था। जाने से पहले सिंडी उसकी दवाइयां चेक करती है जो उसे ठीक रखने के लिए दी गई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि चैपमैन ने असली दवाओं की जगह पुदीने की गोलियां रख ली हैं। सिर हिलाते हुए वह वहां से चली जाती है। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर हालात बदल जाते हैं। ब्राजील में 2 पुलिस अफसर कातरीना और पाउलो एक बीच समुद्र तट पर सिंडी को अधमरी हालत में पाते हैं। यह भयानक हमला खबरों में आ जाता है, अमेरिका के दूतावास तक पहुंचता है और आखिरकार चैपमैन को भी पता चल जाता है। एक पल भी गंवाए बिना वह तुरंत रियो डी जेनेरियो के लिए उड़ान पकड़ता है। उधर जासूस थियागो सांतो और उसका साथी कार्लो बारोरो फेवलास झुग्गी बस्तियों में हथियारों के तस्करों को पकड़ने में जुटे हैं। वे एक गिरफ्तारी कर ही रहे होते हैं कि तभी कातरीना और पाउलो वहां पहुंच जाते हैं। वे किसी और सुराग का पीछा कर रहे होते हैं, एक ऐसा सुराग जो शायद सिंडी पर हमला करने वालों तक पहुंचा सकता है। कातरीना को सांतो के खतरनाक तरीके पसंद नहीं आते। वह उसे टोकती है कि वह अपनी हद से बाहर जाकर संदिग्धों के साथ सख्ती बरत रहा है, लेकिन सांतो उसकी बात आलोचना को अच्छी तरह नहीं लेता। खुद को समझाने के बजाय वह कातरीना को डराने की कोशिश करता है। वह उस पर इल्जाम लगाता है कि वह स्थानीय लोगों के साथ बहुत नरमी बरतती है और उसी की वजह से उनके जिले में अपराध बढ़ रहा है। वही अपराध जिसने एक अमेरिकी नागरिक को मरने के कगार पर ला दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर सके, अचानक एक पत्थर हवा में उछलता है और उसकी पीठ पर आकर लगता है। तनाव एकदम से बढ़ जाता है। पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत अपने हथियारों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। माहौल ऐसा हो जाता है जैसे अभी अभी जंग छिड़ने वाली हो। उन्हें एहसास होता है, वे देख लेते हैं कि उनकी संख्या कम है, इसलिए सांतो पीछे हट जाता है और एक प्रस्ताव रखता है। तुम्हारा सबसे अच्छा फाइटर मेरे खिलाफ। वह स्थानीय लोगों के सबसे मजबूत कपोएरा फाइटर को चुनौती देता है और उसे अपने साथी बारोरो के खिलाफ खड़ा करता है। शर्त साफ होती है, अगर बारोरो हारता है तो पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी के चली जाएगी। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन नतीजा पहले से ही तय लगता है। बारोरो, जो एक विशालकाय पुलिस वाला है, बड़ी फुर्ती से हर किक से बचता है, हवा में कलाबाजियां खाता है और अपने विरोधी को बेहोश कर देता है। सांतो जोर से हंसता है और ऐलान करता है कि वह और उसकी टीम जब चाहेंगी यहाँ लौटेंगी। जब वे जाने लगते हैं तो स्थानीय लोग नफरत भरी नजरों से उन्हें घूरते रहते हैं। इस बीच चैपमैन ब्राजील पहुंचता है, जहां उसका स्वागत अमेरिकी राजदूत मैनी रिडले करता है। वह भी एक पूर्व सैनिक और चैपमैन का पुराना दोस्त है। दोनों अस्पताल जाते हैं, जहां चैपमैन सिंडी को कोमा में देखता है। उसका पीला निढाल शरीर देखकर वह फिर अतीत में खो जाता है। युद्ध की यादें, खून से सने रेतीले मैदान, चारों तरफ बिछी लाशें और गोलियों की आवाज के बाद का भयानक सन्नाटा। वह पूरी तरह होश में भी नहीं आता कि तभी सांतो अंदर आ जाता है और कहता है, फेवलास में अपराध बहुत ज्यादा है। मैनी उसे मामले का प्रमुख जासूस बताकर
चैपमैन को शांत रहने और पुलिस को काम करने देने की सलाह देता है, लेकिन सांतो बिना समय गंवाए अपना रुख साफ कर देता है। वह चैपमैन से कहता है, सांतो कहता है कि फेवलास कोई घूमने की जगह नहीं है। अपराध स्थल की ओर जाते हुए चैपमैन और सांतो अपनी कड़वी सोच साझा करते हैं। सांतो का मानना है कि यहाँ के बच्चे बड़े होकर अपराधी बनते हैं, जबकि चैपमैन को हर जगह युद्ध ही नजर आता है, चाहे वहाँ लड़ाई हो या ना हो। लेकिन एक बात पर दोनों सहमत होते हैं, दुनिया निर्दयी और बेरहम है। फेवलास में पहुंचने पर चैपमैन की मुलाकात फिर से कातरीना से होती है। वह उसे हालात समझाने ही वाली होती है कि तभी एक तेज धमाका गूंजता है। चैपमैन के युद्ध के अनुभव तुरंत जाग जाते हैं। सोचने से पहले ही उसका हाथ कातरीना की होल्स्टर में रखी बंदूक पर चला जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक पुरानी ट्रक का बैकफायर था। कातरीना उसे शांत होकर बंदूक लौटाने के लिए कहती है, चैपमैन मेरी साइड आर्म वापस दो। सांतो यह सब ध्यान से देखता है। उसे चैपमैन पर पूरा भरोसा नहीं होता। वह कातरीना से कहता है कि वह इस अमेरिकी मेहमान पर नजर रखे। जैसे ही कातरीना चैपमैन को गलियों से आगे ले जाती है, वह उसे यहाँ की सच्चाई दिखाती है। सरकार अब अस्पतालों और स्कूलों को पैसा नहीं देती। अब ड्रग कार्टेल वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग अपराधियों की रक्षा करते हैं। अगर वे ऐसा न करें तो उनकी जो थोड़ी बहुत स्थिरता बची है वह भी खत्म हो जाएगी। कातरीना के लिए पुलिस का हर कदम खतरनाक है। एक गलत फैसला और पूरी बस्ती में कत्लेआम मच सकता है। उधर अस्पताल में डॉन सिंडी की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। चैपमैन जो उसके पास बैठा होता है तुरंत नर्स को बुलाने भागता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कुछ मिनट पहले एक महिला डॉक्टर के भेष में सिंडी के कमरे में गई थी। अब सिंडी की लाइफ सपोर्ट मशीनें बंद पड़ी हैं। किसी ने उसे मारने की कोशिश की। गुस्से में चैपमैन पुलिस से मांग करता है कि सिंडी के कमरे के बाहर 24 घंटे सुरक्षा रखी जाए। फिर वह सीधे फेवलास की ओर निकल पड़ता है जवाब ढूंढने। फेवलास में वह एक स्ट्रीट किड कुका का पीछा करता है, वही बच्चा जिसे उसने उस बीच के पास देखा था जहां सिंडी मिली थी। जैसे ही चैपमैन उसकी गर्दन में लटका हुआ हार देखता है, कुका की गर्दन में लटका हार देखता है, उसका खून खौल उठता है। यह सिंडी का था। वह तुरंत कुका को पकड़ लेता है और जवाब मांगता है, लेकिन कुका और उसके दोस्त उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि वे एक अनुभवी मरीन के सामने टिक नहीं पाते। कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाती है। घबराकर कुका चाकू निकाल लेता है, लेकिन चैपमैन फुर्ती से उसे निहत्था कर देता है और चाकू उसी पर तान देता है। खतरा असली था, लेकिन भाषा की दीवार के कारण वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। ठीक उसी समय कातरीना वहां पहुंच जाती है और मामला शांत कराती है। वह बताती है कि सिंडी कुका के परिवार के बहुत करीब थी। उसकी बहन मारिया भी एक पीड़िता थी। वह अचानक गायब हो गई थी और वह चुराया नहीं गया था, बल्कि यह सिंडी और मारिया की दोस्ती की निशानी थी। अपनी गलती समझते ही चैपमैन शांत हो जाता है। कुका सिंडी की एक और चीज चैपमैन को सौंपता है। चैपमैन को सिंडी की नोटबुक मिलती है, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। कई पेज फटे हुए हैं। नोटबुक पलटते हुए उसे एक कॉन्टैक्ट मिलता है, एक फोटोग्राफर जिसके साथ सिंडी हाल ही में काम कर रही थी। चैपमैन बिना समय गंवाए उससे संपर्क करता है और एक कैफे में मिलने की व्यवस्था करता है। कैफे में फोटोग्राफर बताता है कि सिंडी ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, फेवलास में बच्चों की कठिन जिंदगी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। लेकिन कुछ और भी था। सिंडी गायब हुई लड़कियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। वो लड़कियां जो रात में सड़कों पर काम करती थी। फोटोग्राफर को शक था कि इसी वजह से वह खतरे में पड़ गई। सिंडी ने उससे एक मीटिंग की गुप्त तस्वीरें लेने के लिए भी कहा था, एक सूत्र से मिलने की। लेकिन सिंडी सारी तस्वीरें अपने साथ ले गई थी। वहां कुछ नहीं बचा था। इसके बाद चैपमैन फोटोग्राफर को गले लगाकर शुक्रिया कहता है, लेकिन उसी पल वह चुपके से उसकी जेब से एक पेन ड्राइव निकाल लेता है। फोटोग्राफर जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़ता है, धमाका! एक भारी विस्फोट पूरे इलाके को हिला देता है। कार आग के गोले में बदल जाती है। फोटोग्राफर मौके पर ही मारा जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। धमाके के कारण चैपमैन के दिमाग में फिर से युद्ध की भयानक यादें उमड़ने लगती हैं। लेकिन तभी अफरा तफरी के बीच उसकी नजर एक चीज पर टिकती है, वही औरत जो अस्पताल में सिंडी को मारने की कोशिश कर रही थी। बिना एक पल गंवाए चैपमैन उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ता है, एक काली एसयूवी तेजी से आकर रुकती है। दरवाजे खुलते हैं। स्वचालित हथियारों से लैस गनमैन अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। चैपमैन मुश्किल से गोलियों से बचते हुए एक जगह छिप जाता है। इसी दौरान पास में ही एक सुरक्षा गार्ड की लाश पड़ी होती है, बेगुनाह लेकिन मारा गया। चैपमैन उस गार्ड की बंदूक उठाता है और जवाबी हमला करता है। कुछ हमलावर वहीं गिर जाते हैं, बाकी भागने पर मजबूर हो जाते हैं। बाद में रिडली के ऑफिस में चैपमैन पूरी घटना बताता है। वह खास तौर पर हमलावरों के अजीब टैटूज के बारे में जिक्र करता है। चैपमैन और रिडले का मिशन
चैपमैन को शक होता है कि वे लोग जापानी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। जिस महिला का उसने पीछा किया वह भी साफ तौर पर पूर्वी लुक वाली थी। वे चुराए गए फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं। ढेरों तस्वीरों में से एक तस्वीर खास होती है। सिंडी ने एक आदमी को एक नाइट क्लब के बाहर कैद किया था। रिडले तुरंत उस जगह को पहचान लेता है और चैपमैन के साथ वहां जाने का फैसला करता है। ओह, ये तो यहीं का नाइट क्लब है, मुझे पता है ये कहाँ है। नाइट क्लब के अंदर चैपमैन चुपचाप उस आदमी का पीछा करता है जो फोटो में दिख रहा था। वह उसे वॉशरूम तक फॉलो करता है और मौका मिलते ही उसे दबोच लेता है। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ से दस्तावेज छीन लिए जाते हैं। दबाव में आकर वह आदमी टूट जाता है और एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट का पता बता देता है जो शायद सिंडी पर हुए हमले से जुड़ा हो सकता है। अगले दिन चैपमैन और रिडले उस पते पर जाते हैं, एक शानदार विला जो अमीर और ताकतवर लोगों का अड्डा था। उधर शहर के दूसरी ओर सांतो और उसकी टीम ड्रग तस्करों पर एक भयंकर छापे की तैयारी कर रहे होते हैं। सांतो ठंडे लहजे में आदेश देता है कि कोई रहम नहीं किया जाएगा, सबको खत्म कर दो। छापे से पहले वह घुटनों के बल बैठकर एक प्रार्थना करता है, उसका अपना तरीका नरक ढाने से पहले शांति पाने का। उन्हें जमीन में मिला दो। कुछ ही पलों में उसकी टीम इलाके में धावा बोल देती है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, सिर्फ लाशें गिरती हैं। वहीं विला में चैपमैन की कहानी आगे बढ़ती है। चैपमैन का आगमन अनदेखा नहीं रहता। जैसे ही वह पहुंचता है, एक कॉल ऊपर मौजूद एक महिला को की जाती है। उसकी उपस्थिति की सूचना एक शानदार लेकिन ठंडी नजरों वाली एशियाई महिला को दी जाती है जो नकदी के बंडल गिन रही होती है। वह ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती, सिर्फ गार्ड्स को कहती है कि बॉस हिरामोटो को परेशान मत करो। बालकनी पर ले जाया गया चैपमैन नीचे देखता है। एक वैन आकर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और कुछ कम उम्र की लड़कियों को उतारा जाता है। उनमें से एक मारिया का लापता बहन भी होती है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, एक रस्सी उसकी गर्दन पर कस जाती है। एक गार्ड उसे पीछे से गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन चैपमैन कोई आसान शिकार नहीं है। वह लड़ता है, खुद को छुड़ाता है और गार्ड को बेहोश कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह चुपचाप मानव तस्करों का पीछा करता है, बिना किसी की नजर में आए। पूरा इलाका सशस्त्र लोगों से भरा हुआ है, जापानी याकुजा। जैसा उसने सोचा था वही निकला। दूसरी ओर फेवेलास में नरसंहार जारी है। सांतो के एक आदमी की नजर काले सूट पहने याकुजा पर पड़ती है जो कुछ बच्चों को एक वाहन की ओर ले जा रहे थे। वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सांतो एक चालाक इंसान था। वह पहले अपने आदमी की बहादुरी की तारीफ करता है, फिर बिना किसी झिझक के उसे गोली मार देता है। अब याकुजा बेखौफ चले जाते हैं। सांतो अपने मालिकों को कॉल करता है। फोन पर एक महिला उसे आश्वासन देती है कि उसकी रकम पोर्ट पर उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बाद वह एक और नंबर डायल करती है, बॉस हिरामोटो। एक दिक्कत है, वो अमेरिकन रास्ते में आ रहा है। अब चैपमैन को खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी ओर नाइट क्लब का वही आदमी लीमा हिरोतो के सामने खड़ा है, अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है। उससे हुई एक गलती बहुत भारी पड़ती है। चैपमैन के हाथों उसके दस्तावेज गिरना, एक तेज तलवार चलती है और लीमा की कहानी खत्म हो जाती है। उधर चैपमैन दुश्मनों के इलाके में और गहराई तक जाता है, लेकिन हिरोतो के आदमी उसे जल्दी ही देख लेते हैं। अब 5 लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन चैपमैन सिर्फ अपने घूंसे और एक चोरी किए हुए ब्रीफकेस से उनसे लड़ता है। अभी लड़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि सांतो और बरोरो वहां आ जाते हैं। उनकी बंदूकें चैपमैन की ओर तनी हैं। वे ब्रीफकेस की मांग करते हैं। तभी गोलीबारी की आवाज सुनकर कातरीना और उसका साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सांतो को अपनी सच्चाई छुपाने के लिए नाटक करना पड़ता है। चैपमैन सभी को उस जगह ले जाता है जहां लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन कमरा खाली है। पीड़ितों को पहले ही कहीं और ले जाया गया था। फिर भी चैपमैन ब्रीफकेस सौंप देता है क्योंकि उसमें मौजूद दस्तावेज याकुजा और मानव तस्करी के बीच के कनेक्शन को साबित कर सकते हैं। सांतो तुरंत सबूत अपने कब्जे में लेने की जिद करता। जैसे ही चैपमैन जाने के लिए मुड़ता है, उसे एहसास होता है कि उसने कभी लीमा का नाम नहीं लिया था। इसका मतलब है कि सैंटो पहले से ही सब कुछ जानता था। कुछ क्लिक करता है, सैंटो भी इसमें शामिल है। चैपमैन तुरंत कातरीना से कहता है कि वह अस्पताल में सिंडी को देखे, जबकि वह गुप्त रूप से जासूस सैंटो का पीछा करता है। सैंटो की कार में छिपकर वह देखता है कि वह आदमी बंदरगाह पोर्ट की ओर जा रहा है। इसी बीच कातरीना बिल्कुल सही समय पर अस्पताल पहुंचती है, ठीक उसी पल जब एक हत्यारा असैसिन सिंडी को मारने वाला होता है। हत्यारे के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं होता। कातरीना उसे तुरंत खत्म कर देती है। बंदरगाह पर चैपमैन छाया में छिपकर देखता है। सैंटो याकुजा के साथ खड़ा है,
जबकि अपहरण किए गए बच्चों को एक गोदाम में भेजा जा रहा है ताकि उन्हें जापान ले जाया जा सके। यही सबूत काफी था। वह तुरंत रिडले को फोन करता है और पूरी जानकारी देता है, लेकिन उसका पुराना दोस्त उसे अकेले कुछ भी करने से मना करता है। चैपमैन नहीं सुनता, वह कभी नहीं सुनता। अपनी पूरी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए वह छिपकर बंदरगाह में घुसता है और एक एक करके सभी गार्ड्स को चुपचाप खत्म करता है। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि सब कुछ उसके पक्ष में आने लगता है। फिर सैंटो, दोनों की नजरें मिलती हैं, बंदूकें तनी हुई। एक भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है, जो तब खत्म होती है जब चैपमैन एक फोर्कलिफ्ट को सैंटो पर धक्का देता है, जिससे उसकी टांग फंस जाती है। लेकिन तभी बरोरो अचानक हमला कर देता है। उसका हथियार गिर जाता है। बरोरो एक खतरनाक कपोएरा ब्राजीलियाई मार्शल आर्ट मूव से उस पर हमला करता है, लेकिन चैपमैन चालाकी से लड़ता है। तेज किक और फ्लिप्स बेकार होती हैं जब ताकत और सटीकता हावी हो जाती है। इसी बीच सैंटो मलबे से खुद को छुड़ाकर वापस लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर भी चैपमैन को हराने में नाकाम होते हैं। तभी हरामोटो अंदर आता है। याकूजा बॉस अपनी कथाना समुराई तलवार के साथ बेहद घातक अंदाज में हमला करता है। एक तेज वार चैपमैन की बांह पर गहरा घाव कर देता है और वह बचाव की मुद्रा में आ जाता है। 3 बनाम 1। सैंटो चाकू से हमला करता है, लेकिन चैपमैन तेजी से पलटवार करता है और चाकू को मोड़कर बरोरो की टांग में घुसा देता है। अगले ही पल वह सैंटो को जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर वह जासूस की चेन उसकी गर्दन से खींचता है और उसे सीधा सीने में घोंप देता है, दिल के आर पार। अब सिर्फ हरामोटो बचा है। चैपमैन 2 स्टील पाइप पकड़ लेता है, जिससे वह हरामोटो की तलवार के घातक वारों को रोकता और मोड़ता है। वह चालाकी से तलवार को फंसा देता है और उसे याकूजा बॉस की गर्दन की तरफ मोड़ देता है। ऐसा लगता है कि चैपमैन जीत रहा है, लेकिन तभी हरामोटो की तलवार के हैंडल से एक छुपा हुआ ब्लेड निकलता है और चैपमैन के पेट में घुस जाता है। यह हरामोटो की सबसे बड़ी गलती थी। शुद्ध इच्छा शक्ति और गुस्से से भरा, चैपमैन अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और हरामोटो की खोपड़ी पर तब तक जानलेवा वार करता है जब तक कि अपराधी जमीन पर ढेर नहीं हो जाता। पास में ही सैंटो लहूलुहान पड़ा है। वह चैपमैन की ओर एक चाबी फेंकता है। यह एक लॉकर की चाबी है, जिसमें हर भ्रष्ट अधिकारी का रिकॉर्ड छिपा हुआ है। पुलिस, जज, यहाँ तक कि सरकारी अफसर भी। सैंटो अपनी आखिरी सांस लेते हुए बुदबुदाता है कि उसने बहुत बुरी चीजें की, लेकिन सिंडी उनमें से एक नहीं थी। उनमें से एक। अपनी आखिरी सांस लेते हुए हरामोटो आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चैपमैन जरा भी देर नहीं करता। वह अपनी बंदूक से कई गोलियां दागता है और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जाते जाते चैपमैन सैंटो के टूटे हुए शरीर के पास एक बंदूक छोड़ देता है। यह उसकी आखिरी रहमदिली थी। कुछ ही देर बाद रिडले और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। चैपमैन खुद जाकर अगवा किए गए बच्चों को आजाद करता है। सिंडी जिंदा बच जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसे लंबे समय तक इलाज की जरूरत होगी। रिडले मदद करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। चैपमैन को उसके लिए एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करना होगा। रिडले पहले से ही जानता था कि चैपमैन का जवाब क्या होगा। अब चैपमैन को एक नई पहचान दी जाती है और इसी सस्पेंस भरे मोड़ के साथ ये कहानी समाप्त होती है।